नमस्कार दोस्तों। आप देखिए, इतिहास में जब भी किसी देश के नक्शे पर नई लकीरें खींची जाती हैं ना, तो उसके पीछे सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वजह नहीं होती, बल्कि उसके पीछे होती है गहरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और कभी-कभी बड़ी राजनीतिक चालें। आज हम जिस सवाल को देख रहे हैं, वो सिर्फ बिहार या बंगाल का नहीं है, बल्कि ये भारत के रणनीतिक भविष्य के बिल्कुल सेंटर में है। सवाल ये है कि क्या भारत के सबसे संवेदनशील जमीनी गलियारे यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए एक नया प्रशासनिक दांव खेला जा रहा है? और अगर सीमांचल को एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात सच होती है, तो ये एक सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर ये केंद्र और राज्यों के बीच एक बड़े तनाव की वजह बन जाएगा? वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स, फेडरल स्ट्रक्चर और ऐसे ही बड़े संवैधानिक फैसलों को बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। तो आज चलिए विश्लेषण करते हैं कि क्या सीमांचल को एक यूनियन टेरिटरी बनाना भारत का अगला बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे को ढंग से समझने के लिए हम सबसे पहले चिकन्स नेक की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि सीमांचल को एक जियोपॉलिटिकल शील्ड की तरह क्यों देखा जा रहा है। इसके बाद हम संविधान के आर्टिकल 3 को समझेंगे, जो पार्लियामेंट को जबरदस्त शक्तियां देता है। फिर बिहार, बंगाल पर इसके राजनीतिक असर, भविष्य के 3 मुमकिन सिनारियो और आखिर में सिक्योरिटी बनाम फेडरलिज्म की इस बड़ी बहस को डिकोड करेंगे। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस पूरे मामले के दिल में जो एक जियो स्ट्रेटेजिक पहेली है ना, उसे समझना सबसे जरूरी है, और वो है द चिकन्स नेक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, वो असल में जमीन की एक बहुत ही पतली सी पट्टी है। यही वो लाइफलाइन है जो मेनलैंड इंडिया को हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से जोड़ती है। आप सोचिए, अगर ये कॉरिडोर कभी भी अनस्टेबल हो जाए या इस पर कोई खतरा आ जाए, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिकली मेनलैंड इंडिया से कट सकता है। और ये कितना ज्यादा संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अपनी सबसे पतली जगह पर यह कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। जी हां, 22 किलोमीटर। मतलब जंग की हालत में किसी भी दुश्मन ताकत के लिए इसे ब्लॉक करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। अब जो बात इस जगह को और भी ज्यादा सेंसिटिव बनाती है, वो है इस पर पड़ने वाला 3 तरफा जियोपॉलिटिकल प्रेशर। एक तरफ नेपाल है, जहां चीन का असर लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ है बांग्लादेश, जहां की बदलती राजनीति और कुछ एंटी इंडिया नैरेटिव्स भी पनपते रहते हैं। और फिर उत्तर में तो चीन है ही, जिसकी इस रीजन में गहरी दिलचस्पी किसी से छुपी नहीं है, खासकर डोकलाम के बाद से। ये तीनों दबाव मिलकर इस छोटे से कॉरिडोर को भारत के लिए एक हाई स्टेक जोन बना देते हैं। तो इस चिकन नेक की सिक्योरिटी की जो इतनी बड़ी चुनौती है, उसका प्रस्तावित समाधान क्या है? बस यहीं पर सीमांचल का आइडिया एक जियोपॉलिटिकल शील्ड यानी एक रणनीतिक ढाल के तौर पर सामने आता है। चलिए देखते हैं ये कैसे। देखिए, सीमांचल को एक यूनियन टेरिटरी बनाने की ये बहस तब और भी तेज हो गई जब होम मिनिस्टर ने इस इलाके का 3 दिन का दौरा किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई नॉर्मल पॉलिटिकल दौरा नहीं था। इसका फोकस पटना या कोलकाता की राजनीति पर नहीं, बल्कि सीधे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के सिक्योरिटी ऑडिट और इंटेलिजेंस गैदरिंग पर था। तो सवाल है कि ये प्रस्तावित सीमांचल इलाका आखिर है कौन सा? तो इसमें मुख्य रूप से बिहार के 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। और साथ ही इसमें नॉर्थ बंगाल के कुछ सटे हुए हिस्सों को भी शामिल करने की बात की जा रही है, ताकि एक पूरा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी जोन बनाया जा सके। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब आखिर ये किया क्यों जा रहा है? देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ है। एक ऐसी सीमा जो अभी राज्य सरकार के कंट्रोल में है, उसे एक राष्ट्रीय नियंत्रित कॉरिडोर में बदलना। मतलब इस इलाके की सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल सीधे राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार यानी दिल्ली के हाथों में दे देना। तो सीमांचल अब पटना या कोलकाता से नहीं, बल्कि सीधे दिल्ली के स्ट्रेटेजिक मैप से कंट्रोल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा करना लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली मुमकिन भी है? और इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 3 में, जो पार्लियामेंट को इस मामले में आप कह सकते हैं लगभग एब्सोल्यूट पावर देता है। संविधान का आर्टिकल 3 केंद्र सरकार को ये पूरी ताकत देता है कि वो किसी भी राज्य का एरिया, उसकी बाउंड्री या उसका नाम बदल सकती है। इतना ही नहीं, वो किसी राज्य के कुछ हिस्सों को काटकर एक नया राज्य या फिर एक यूनियन टेरिटरी भी बना सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि सेंटर ऐसा कर सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये फेडरल सिद्धांतों के साथ ठीक बैठता है।
चलिए इसका प्रोसेस भी समझ लेते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल संसद में सिर्फ प्रेसिडेंट की सिफारिश पर ही लाया जा सकता है। फिर प्रेसिडेंट उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा, जैसे इस केस में बिहार और वेस्ट बंगाल, के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। और यहाँ है सबसे क्रूशियल पॉइंट, राज्य की राय संसद पर बाइंडिंग नहीं होती। मतलब संसद चाहे तो उनकी राय माने, चाहे तो ना माने, और आखिर में संसद इस बिल को दोनों सदनों में सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। और अगर आपको ये सब सुनकर भी लग रहा है कि ये तो बस एक थ्योरी है, तो जरा हाल का इतिहास याद कीजिए। अगस्त 2019 में संसद ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया और अक्टूबर 2019 तक जे.एंड.के राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। ये दिखाता है कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो केंद्र सरकार ऐसे बड़े कदम बहुत तेजी से उठा सकती है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कदम अगर उठाया जाएगा तो इसका पॉलिटिकल असर तो होना ही है। चलिए बिहार और बंगाल में जो राजनीतिक हलचल मची है उसे समझते हैं, जहां दोनों राज्यों की दुविधाएं थोड़ी अलग-अलग हैं। वेस्ट बंगाल के लिए ये सिचुएशन एक दुधारी तलवार जैसी है। अगर वो इसका खुलकर विरोध करते हैं तो उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ जाने का आरोप लग सकता है, और अगर चुप रहते हैं तो केंद्र को अपना नैरेटिव सेट करने का पूरा मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की चिंता सांस्कृतिक विखंडन को लेकर है। वहां डर ये है कि सीमांचल के अलग होने से जो ऐतिहासिक मिथिलांचल क्षेत्र है वो सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ही तौर पर बहुत सिकुड़ जाएगा। और मिथिला क्षेत्र से ठीक यही आवाज उठ रही है जो इस सवाल में गूंजती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत हम सांस्कृतिक विखंडन से कब तक चुकाते रहेंगे। ये सवाल इस पूरे मुद्दे का दूसरा पहलू सामने लाता है, पहचान और संस्कृति बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा। तो आगे क्या हो सकता है? इस पूरी सिचुएशन के 3 संभावित भविष्य हमारे सामने दिखते हैं। चलिए इन तीनों सिनारियों को एक-एक करके एनालाइज करते हैं। पहला और सबसे ज्यादा चर्चा वाला सिनेरियो है एक फुल फ्लेज्ड यूनियन टेरिटरी बनाना। इससे सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत फायदा होगा, लेकिन बिहार और बंगाल में जबरदस्त पॉलिटिकल बवाल मच सकता है। दूसरा सिनेरियो ग्रेटर कूच बिहार का है, जिसमें सीमांचल और नॉर्थ बंगाल को मिलाकर एक नई इकाई बनाई जाए, लेकिन पॉलिटिकली इसे लागू करना बहुत मुश्किल होगा। और तीसरा ऑप्शन है स्टेटस को बनाए रखना, यानी कोई बाउंड्री नहीं बदलना, बस सेंट्रल फंडिंग और फोकस बढ़ा देना। इसमें विरोध सबसे कम होगा, लेकिन शायद सिक्योरिटी वाले मकसद पूरी तरह से हासिल ना हो। अगर आप इंडियन पॉलिटी और जियोपॉलिटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और संघीय संतुलन, इन दोनों के बीच सही तालमेल क्या होना चाहिए। और बस यहीं पर हम इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी और मूल बहस पर आ जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी बनाम फेडरलिज्म। क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या एक ऐसा कदम जिसमें किसी ना किसी का नुकसान होना तो तय है? जैसा कि कहा जाता है, जो एक पक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक होता है वही दूसरे पक्ष के लिए एक अवश्यंभावी नुकसान भी होता है। ये लाइन इस तरह के बड़े फैसलों के दो तरफा नेचर को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। यहां कोई आसान जवाब नहीं होते। तो हम आपको अंत में एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है, या फिर ये नई और ज्यादा जटिल राजनीतिक चुनौतियां पैदा करने का जोखिम उठाता है? फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो असाधारण हैं। सीमांचल का सवाल अब अगर का नहीं बल्कि कब और कैसे का ज्यादा लग रहा है। ऐसे ही डीप और एग्जाम फोकस्ड जियोपॉलिटिक्स विश्लेषण के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।